नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार, क्या चिराग पासवान, क्या रामदास अठावले, क्या चंद्रबाबू नायडू, क्या ओम प्रकाश राजभर जो हमेशा जातियां गिनते रहते हैं, क्या संजय निषाद, क्या अनुप्रिया पटेल, ये लोग जातीय सर्वे नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि पता चले कितने मल्लाह हैं, कितने मुसहर हैं, कितने पासी हैं, कितने राजभर हैं। क्या ये नहीं चाहते? क्या ये सब के सब ये चाहते हैं कि देश ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य वाले फॉर्मूले पर चलता रहे, यानी मनुस्मृति से चलता रहे? और अगर भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी की सरकार, अलग अलग लोग अलग अलग इसको नाम से अब पुकारने लगे हैं, पहले तो अकेले मोदी की सरकार थी। अगर ये सरकार मनुस्मृति पर चलना चाहती है, इसकी मात्र संस्था मनुस्मृति की पुरजोर पक्षधर है। आज की तारीख की बात मैं कर रहा हूं, आज की तारीख। वो कहती है कि जाति व्यवस्था भारत की रक्षक है, भारत की रक्षक है जाति व्यवस्था। तो क्या नीतीश, चिराग, राजभर, अनुप्रिया, संजय निषाद, अठावले ये अब भी मोदी के पीछे खड़े रहेंगे? ये सरकार चलती रहेगी या आरएसएस के चक्कर में मोदी की यह सरकार गिर जाएगी? अगर अपनी राजनीति को सुरक्षित रखना है, देश के दलितों, पिछड़ों की हक को सुरक्षित रखना है, तो ये चर्चा बड़ी गंभीर है। और तत्काल भाऊ को जोड़िए कंट्रोल रूम। भाऊ, प्रणाम। संघ का मुखपत्र और उसका संपादकीय, यानी संघ की अपनी जो लाइन है वो लाइन आज क्लियर हो गई सर, बहुत बहुत स्पष्ट क्लियर हुई है। संघ के मुखपत्र में सीधा सीधा संपादकीय में लिखा गया है कि जाति व्यवस्था एक चेन सिस्टम की तरह है जो भारत के विभिन्न वर्गों को उनके पेशे और परंपरा के अनुसार वर्गीकृत करने के बाद एक साथ रखती है। औद्योगिक क्रांति के बाद पूंजीपतियों ने जाति व्यवस्था को भारत के रक्षक के रूप में देखा, यानी ये जाति व्यवस्था जो है, ये शोषण की व्यवस्था जो है, ये भारत की रक्षक है, शोषण की व्यवस्था। अब साथ ही ये भी जोड़ दूं कि जातीय सर्वे पर क्या इनकी राय है। जातीय सर्वे पर सीधा सीधा कहती है संघ की विचारधारा कि हिंदू जीवन जिसमें गरिमा, नैतिकता, जिम्मेदारी और सांप्रदायिक भाईचारा शामिल है, जाति के इर्द गिर्द घूमता है। तो कांग्रेस ने इसे हिंदू एकता में बाधा के रूप में देखा और अंग्रेजों की तर्ज पर लोकसभा सीटों को जाति के आधार पर बांटकर देश का बंटवारा करना चाहती है। यही कारण है कि वो जाति जनगणना करना चाहती है। नहीं हो जाती जनगणना, नहीं पता चले। ये कैसा दोगला, कैसा ये विचार है, कैसा चरित्र है? और किस मुंह से अब चिराग, नीतीश, अठावले, राजभर, अनुप्रिया, संजय निषाद, ये लोग किस मुंह से सत्ता में साथ रहेंगे? आशीष जी, आपने जैसा हमेशा कहते हैं और मैं आज ओपनिंग उससे करता हूं, ये निर्लज्जता का अमृतकाल है। क्या आठवले दलितों के लिए लड़ रहा है या अपना सत्ता का मलिदा खाने के लिए? क्या अनुप्रिया पटेल इसलिए मंत्री नहीं बनी कि उन्हें सत्ता का मलिदा खाना है, सत्ता का मक्खन खाना है? किसको दलितों की पड़ी है? क्या संजय पासवान, क्या इन्होंने विचारधारा बदली है? और यदि विचारधारा बदली नहीं तो ऐसा क्या कारण है कि जो घोर दलित विरोधी मनीषा लेके पिछले कई सालों से, अब 100 साल पूरे हो जाएंगे, कई सालों से इस समाज को विघटित करना चाहते हैं, ऐसी शक्तियों के साथ खड़े हैं। मैं भाजपा को संघ से अलग नहीं मानता, बिल्कुल। ठीक है, और इस पे कई बार बहस हुई तो कई बार मैं गलत साबित हुआ और तुम सही साबित हुए आशीष। आज मैं पब्लिकली मानता हूं ये मिलजुल के फिर आखिर एक ही जगह, एक ही समुद्र में मिलती है। विभिन्न धाराएं कभी एक दूसरे को कोसते हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप उस लेख के पहले जितेंद्र सिंह का पत्र पढ़िए, जो पत्र उन्होंने यूपीएससी को लिखा, जिसमें ये
अभी विज्ञापन रोकने के लिए और इस पे और विचार करने के लिए जो बात कही है, उन्होंने जम के नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन किया कि असली इस देश में दलितों की हितैषी कोई है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। ठीक है, मैं मानता हूं। क्या दलितों के हितैषी, क्या आदिवासियों के हितैषी, क्या ओबीसी के हितैषी 54 लोगों को भर्ती कर सकते हैं बैकडोर एंट्री से? 45 तो अभी निकाल ली लिस्ट, इसके पहले जो भर्ती हुआ उसका क्या? क्या ये दलितों के मसीहा जातीय जनगणना से क्यों भाग रहे हैं? क्यों हिस्सेदारी देने में डर रहे हैं? क्यों भागीदारी नहीं चाहते हैं? हम बार बार कहते थे इनका मुख्य एजेंडा इस संविधान को बदलना है। हमने तो वो रूट पकड़ा आशीष। ये 2047 में देश विकसित होगा, सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, ये ढकोसला है। इसका मुख्य उद्देश्य है इस संविधान को जलाकर उसके जगह मनुस्मृति लागू करना। ये बात इस चुनाव के दौरान भी सामने आई। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं संविधान बदलने नहीं दूंगा, लेकिन क्या प्रधानमंत्री कहते हैं कि जिन लोगों ने संविधान बदलने की बात की वो गलत थे? क्या कोई भाजपा का माइकलाले बोल गया है? चुनाव के नतीजों के बाद जो मंथन हुआ उसमें क्या बात निकल के आई? संविधान के बारे में बात करने से हमारा मत प्रतिशत घटा, लेकिन क्या ये बोला गया कि फैजाबाद में चुनाव लड़ने वाला बीजेपी का उम्मीदवार गलत था, हेगड़े गलत था, अरुण गोविल गलत था, आर्थिक सलाहकार गलत था? ये बोलते वो उनके निजी विचार होंगे, लेकिन विचार गलत नहीं कहते, क्योंकि इन्हें मालूम है इन्हीं की मन की बात उनसे कहलवाई गई, इसीलिए उन पे कोई एक्शन नहीं होती। प्रधानमंत्री के पिताजी के बारे में, प्रधानमंत्री के नाम को लेकर यदि किसी ने मजाक किया तो पुलिस प्लेन से उतार लेती, और इस देश के संविधान के साथ मजाक किया जाता है, जिस संविधान में तथाकथित चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया। क्या उस संविधान के प्रति कोई नहीं? और संघ और संविधान ये कोई छुपी हुई बात नहीं आशीष। संघ संविधान को लेके बड़ा क्लियर कट है। संघ जब संविधान लागू हो गया तब भी उन्होंने कहा था इसको जलाना चाहिए। ये तो बाबा साहेब आंबेडकर थे जिन्होंने मनुस्मृति जला के संविधान के विरोधकर्ताओं को जवाब दिया, क्योंकि संविधान अधिकार देता है, और जो संरचना संघ की है वह अधिकार नहीं, वह आज्ञा का पालन होता है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है जिसपे ये संपादकीय लिखा गया है, ये वर्ण व्यवस्था क्या है? ब्राह्मण और क्षत्रियों को मंदिर में प्रवेश, पिछड़ों का काम मैला ढोना, चमड़े का काम करना, पत्थर तराशना, नाव चलाना, खेतों पे काम करना, यही काम रह गए उनके, और यही करना होगा। तो फिर एक दलित आईएएस कैसा हो सकता है? वो कमांडिंग पोजीशन में कैसा बैठ सकता है? लेकिन इन्होंने अंग्रेजों के बारे में कहा, ठीक है, मैं आज पांचजन के एडिटर को, संपादक को आज आह्वान करता हूं। आपने कहा अंग्रेजों ने और मुगलों ने क्या किया? अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास किया, वही तो पीड़ा है। और वो पीड़ा और भारत को एक करने का, उस पर कब्जा करने का प्रयास किया। तो अंग्रेजों ने भी वही किया जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया। छत्रपति साहू महाराज जी ने तो सिर्फ अपने अग्रज, अपने पूर्वज
छत्रपति शिवाजी महाराज से जो विरासत में मिला उसको आगे किया। शाहू महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को रेखांकित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का पत्र है अपने बेटे संभाजी के नाम। जब अष्टप्रधानों के साथ उनकी पट नहीं रही थी, जनरेशन गैप था, आज की भाषा में बोले मैनेजमेंट के, तो उन्हें रामदास स्वामी के मठ में भेजा गया सातारा में अजिंक्य तारा किले पर, और एक पत्र लिखते हैं। उसमें छत्रपति शिवाजी अपने बेटे को बताते हैं कि ये हिंदवी स्वराज्य कैसा स्थापन हुआ, हिंदुओं का नहीं, हिंदवी स्वराज्य कैसा स्थापित हुआ। उसमें वो कहते हैं कि मराठों और ब्राह्मणों से सावध रहे, मराठी जागीर मांगते हैं और ब्राह्मण वतन। यदि ये महाराष्ट्र संभालना होगा और महाराष्ट्र बढ़ाना होगा, हिंदवी स्वराज्य अटक से कटक तक पहुंचाना होगा, तो फिर तुम्हें 12 बलूतेदारों पर विश्वास रखना होगा। 12 जाति पगड़ी के लोग, उसमें शेड्यूल कास्ट भी थे, शेड्यूल ट्राइब भी थे और ओबीसी भी थे। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक शादी के जलसे में, उस जमाने में तो शादी में आज के जैसे लोग दारू पी के नहीं नाचते थे, उस जमाने में युद्ध कौशल दिखाया जाता था, चौराहे पे तलवारबाजी होती थी। तो एक के घर जब शादी में गए छत्रपति शिवाजी महाराज और साक्षात महाराज आ गए, स्वागत हुआ, उनके सामने शौर्य के खेल दिखाए गए। उसमें दांड पट्टा चलाने वाला एक युवक को देख के छत्रपति शिवाजी ने कहा, कौन है भाई, क्या चला रहा है? बोले हमारी एरिया का नाई, लेकिन दंड पट्टा बहुत अच्छा चलाता है। छत्रपति शिवाजी ने उसको स्टेज पे बुलाया, हाथ का सोने का कंगन उसके हाथ में दिया और सवाल पूछा, क्या शिवा मेरे साथ काम करोगे? और यही छत्रपति शिवाजी महाराज के अंग रक्षकों में शिवा नाई गिनाया गया। क्या उन्होंने कहा कि तू बाल काटने का काम कर, तूने दंड पट्टा कैसा चलाया? आज संघ की मनोवृत्ति वाले लोग वहां होते, आज इस पंचजन्य का संपादक होता तो बोलता, शिवा तूने दंड पट्टा कैसा उठाया? सबसे पहले इसका हाथ कलम करो, ये तो राजपूतों का, ये ठाकुरों का काम है, तुमने कैसा किया? तुम बाल काटो। और यही छत्रपति शिवाजी महाराज का सिलेक्शन इतना बेहतरीन रहा शिवा का कि जब अफजल खान का पेट शिवाजी ने फाड़ के अफजल खान को परलोक सिधार दिया, तब सैयद बंडा करके एक बहुत जबरदस्त लड़ाकू अंग रक्षक से उसके साथ भी था। शिवाजी वॉर स्ट्रेटेजी के बादशाह थे, आज तक विश्व ने ऐसा पैदा नहीं किया। आज भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में शिवाजी का गोरिल्ला वॉरफेयर पढ़ाया जाता है। तो शिवाजी ने शिवा को कहा कि तुम मेरे साथ हो, मेरे पे नजर मत रखना, मुझे अफजल खान मार भी दे तो आवाज मत निकालना, नजर सिर्फ सैयद बंडा पे रखना। और जब दगा दगा करके चिल्लाने लगा शाहिस्ते खान, और जब अपने मालिक को मरते हुए देख सैयद बंडा टूट पड़ा तलवार लेके, तो शायद छत्रपति शिवाजी महाराज बचते नहीं। लेकिन ये शिवा हमारा नाई, मैं नाई बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि समझे लोग, उन्होंने उसी फुर्ती से दांड पट्टा चलाया और सैयद बंडा देखता ही रह गया, हाथ हवा में उछल गया। फिर इसलिए कहते हैं मराठी में, होता शिवा म्हणून वाचला जीवा, शिवा था इसलिए जीवा बच गया, जीवा था इसलिए शिवा बच गया। तो कौन सी, किस विरासत की बात करते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम लेने से भी मेरे महाराज 10 बार अपमानित होते हैं यदि ये विचारधारा की है, तो जो वर्ण व्यवस्था को महिमा मंडित करते हैं, क्योंकि इनको चाहिए, इनको गुलाम चाहिए, इन्हें मैला ढोने वाले लोग चाहिए। मैला ढोने वाला अधिकारी नहीं, उस समाज का आदमी अधिकारी बनता है तो टीस होती है। ये इस मानसिकता के लोग हैं और इसी मानसिकता को लगातार बैकडोर एंट्री से कहे जाते हैं। जितेंद्र सिंह को पूछता हूं मैं कि प्रधानमंत्री भांग खा के बैठे थे क्या मशरूम की जगह? ये शब्द मुझे प्रधानमंत्री के लिए इसलिए बोलने पड़ रहे हैं क्योंकि ये पत्र गया कैसे? क्या प्रधानमंत्री सिर्फ यूक्रेन को देखते हैं, रशिया के वॉर को देखते हैं या इजराइल के वॉर को देखते हैं?
मेरे देश में क्या चल रहा है ये नहीं प्रधानमंत्री के कान पे जाता। कैसे गए? नहीं, 54 भर्ती कैसे हुई? 54 कैसे हुई? मैं यही कह रहा हूं। तब क्या भांग खा के बैठे थे क्या? अब सोशल मीडिया में आवाज उठी। मैं इसलिए कहता हूं आशीष, सोशल मीडिया में आवाज उठी क्योंकि ये आवाज विरोधियों के पहले सोशल मीडिया ने उठाई थी। मैं धन्यवाद देता हूं सोशल मीडिया का। और उसको देख के आज विरोधी आक्रामक हो गए। और जैसे गली में नहीं होते जो कुत्ते लड़ते हैं और कोई बड़ा कुत्ता आ जाता तो सब पूंछ दबा के कुई कुई करने लगते हैं। ये कुई कुई करने वाला लेटर है। हम तो चाहते हैं दलितों के हितैषी है, हम इसलिए से रद्द कर रहे हैं। तो पत्र क्या कांग्रेस ने इशू करवाया था? क्या अखिलेश जी ने इशू करवाया था? तेजस्वी जी ने इशू करवाया था? ममता ने करवाया था? स्टालिन ने करवाया था? आप ही पत्र इशू करो। गलती पकड़ने पे कहो कि नहीं हम तो महान हैं। ये दोहरी चाल है और समाज को बहुत बहुत सतर्क रहना होगा। ये पंचजन्य का संपादकीय उस पत्र को चीर फाड़ करके नग्न करता है। उस पत्र के झूठ को की असलियत ये पंचजन्य का संपादकीय देता है। छुआछूत में विश्वास नहीं करते हो तो फिर वर्ण व्यवस्था किस लिए चाहिए? संघ चालक यदि कहते हैं छुआछूत में हम विश्वास नहीं करते तो फिर संघ चालक क्यों सवर्ण नहीं होते सारे? शिवानाई को बनाओ संघ प्रमुख। कोई शिवानाई, एक संघ में सारे ब्राह्मण ही तो है। एक ही तो एक अपवाद है और वो अपवाद रज्जू बाबू, मतलब रज्जू भैया। रज्जू बाबू गलती से बोल दिया। रज्जू बाबू तो महान हमारे गुरु समान पत्रकारिता के सिद्ध हस्ताक्षर राजेंद्र माथुर को रज्जू बाबू कहते थे। हाँ, ये तो रज्जू भैया है। इनको छोड़ के तो बाकी सभी हो गए। तब संघ चालक जब छुआछूत की बात नहीं करते तो पर वर्ण व्यवस्था क्यों चाहिए? पंचजन्य पंचजन्य बोलता है कि वर्ण व्यवस्था समाज को बांध के रखती है। मतलब दलित पिछड़ों को जब उच्च जातियों पे निर्भर रहना होगा तो उसको ये बांधना कहते हैं। तो अफ्रीका के कालों को जब गुलाम बना के अमेरिका में बेचा तो ये समाज बांध रहे थे क्योंकि अफ्रीका के लोग वो गुलाम निर्भर थे अपने मालिक के। यदि पिछड़ी जाति को आप निर्भर करते हो उच्च जाति पे तो समाज बांधना इसको कहते हो। तो ऐसा बंधा हुआ समाज नहीं चाहिए। निषेध करता हूं मैं ऐसे समाज को। मेरा समाज सब आदमी खुली हवा में सांस ले, सबको समान अधिकार हो। क्यों गुलाम चाहिए आपको? गुलाम क्यों चाहिए सवाल है। इनका चेहरा एक्सपोज है। लेकिन एक बात और, ये अगर मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे फिर हम लोग की अपनी निजी विचार की बात हो जाती है कि ये बयान आने के बाद ओपनली लिख दिया। अब किस मुंह से? अब तो 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। नीतीश को, नायडू को, चिराग को, इतने नाम बार बार क्या गिना, इनको तो 1 मिनट अब नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये साबित करता है कि ये किसी पिछड़े दलित की ये भी नहीं जो है पक्षधर है या उनके हितैषी हैं। ये सिर्फ कुर्सी के लालची हैं। ये सब भी, ये न दलितों के हैं न पिछड़ों के, सब कुर्सी के हैं ये सब। और ये जो पूंजीवाद भी जाति व्यवस्था का समर्थक था, इसीलिए ये पूंजीवाद के समर्थक है। हाँ, ये पूंजीवाद के समर्थक इसलिए है कि पूंजीवाद जाति व्यवस्था का समर्थक था। क्योंकि पूंजीवादों को भी जब जाति व्यवस्था थी तो ये जितना धन्ना सेठ थे, गुलाम चाहिए इनको भी। इनको गुलाम चाहिए, इनको कोयले के खदान में गुलाम चाहिए, इनको बीड़ी बनाने वाले गुलाम चाहिए, इन्हें माल ढोने वाले गुलाम चाहिए। तो कुल मिलाकर जब मैं देखता हूं, अब वो कहते हैं, देखिए आगे क्या कहते हैं, एक जाति समूह की पीढ़ी दर पीढ़ी पारित होने वाले कौशल के कारण था। भारतीय कारागिर जैसे कि बंगाल के बुनकर
इतने अच्छे थे कि मैनचेस्टर की मिलें इतने अच्छा गुणवत्ता वाला उत्पादन नहीं बना सकती थी। भारत के उद्योगों को नष्ट कराने के अलावा आक्रमणकारियों ने भारत की पहचान को बदलने के लिए धर्मांतर पर ध्यान दिया। अब इसका भी मैं बताता हूं आपको, ये कितना झूठ फैलाते हैं। मैनचेस्टर से अच्छा कपड़ा बुनने वाला यदि बुनकर बंगाल में है, तो क्या वो बुनकर सवर्ण माना जाता था? मैं आर्थिक संपन्नता की बात नहीं करता, सामाजिक, मैं सामाजिक समानता की बात करता हूं। क्या करोड़पति पासी अपनी बारात बेटे की घोड़ी पे निकाल सकता है? पैसा होने के बाद। गुजरात में इस अमृत महोत्सव में, अमृत काल में, एक दलित ने गॉगल पहना तो पिटा गया। गॉगल पहनने के पैसे उसके पास थे। क्या सामाजिक मान्यता थी? किसी बढ़िया जूते बनाने वाले की कौशल को लेकर, उसके कौशल पे मुझे गर्व है, और जिसके हाथ में वो कौशल है जूता बनाने का, उसको चमार होने पे गर्व है, चर्मकार होने पे गर्व है। लेकिन क्या उसका चर्मकार होना उसे मंदिर में प्रवेश दिलवाता है इस वर्ण व्यवस्था में? वो क्यों नहीं? और हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? आज जिनके पास डीलरशिप है जूतों के, जूते विक्रेता सारे उसी समाज से आते हैं, या सवर्णों के भी जूते की दुकानें हैं? रोलिंग मिल चलाने वाले सारे लोहार है क्या? मैंने तो बड़े बड़े बनियों के, गुप्ता जी के और बड़े बड़े काम देखे हैं, उन्हीं के हैं। तो जब आप जूते की फैक्ट्री डालोगे तो आप सवर्ण रहोगे। तो आप कहिए उस गुप्ता या जैन साहब को भी कहिए कि आप या अग्रवाल को कहिए कि आप जूते की फैक्ट्री है, इसलिए आपको हम अब उस जाति में डाल। तो कुल मिलाकर ये खोखली दलील है कि अंग्रेजों की तरफ हम बुनकर, ये बुनकरों को आपने सामाजिक उत्थान कहा क्या, ये बताए 5 जन। आर्थिक उत्थान और सामाजिक उत्थान एक अलग अलग प्रकार है। देश आजाद होके 75 साल हो गए। मेरे पिछड़े दलित भाई, मेरे ओबीसी भाई, मेरे आदिवासी भाई, उनका आर्थिक उन्नति हो गई होगी। वो कार में घूम रहे होंगे, वो मोटरसाइकिल में घूम रहे होंगे, उनमें क्रीम लेयर आप बोल सकते हो, लेकिन क्या सामाजिक मान्यता है क्या उस क्रीम लेयर को सवर्णों के बराबर? क्या सर्वोच्च न्यायालय इसको बताएगा? कोई शेड्यूल कास्ट आदमी यदि कार की डीलरशिप लेता है तो क्या उसकी बेटी का ब्याह किसी ब्राह्मण की बेटी से होगा? क्योंकि अब तो क्रीम लेयर का है वो, आपने उसको सामान्य माना है। क्या आप होने दोगे? सो आर्थिक और सामाजिक ये अलग अलग चीजें हैं। आंबेडकर जी को लगा कि आर्थिक उन्नति होने के बाद समाज इसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन समाज में ऐसे विषाणु भी लगातार फैल रहे हैं जो आर्थिक उन्नति करने वाले उन तमाम पिछड़ों को क्रीम लेयर में डाल के अलग करना चाहते हैं। लेकिन सामाजिक सम्मान का क्या, सामाजिक समानता का क्या? मैनचेस्टर से ज्यादा अच्छा बुनकर तो मैनचेस्टर का आदमी इंग्लैंड के रानी के दरबार में भी जा सकता था। मैनचेस्टर में जिसकी मिल, टेक्सटाइल मिल थी, उसको सर की उपाधि मिलती थी। क्या आपने कभी सोचा कि ये बुनकर इतना अच्छा है तो आज 21 ब्राह्मणों को भोजन खिलाना है तो 20 को खिलाओ और 21 इसको बिठाओ? तब तो जन्म जाति चाहिए आपको, तब जन्म से जाति, अब कर्म से जाति जोड़ते। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा समाज नहीं। वहां पे इसलिए आशीष ये पैर की उपाधि देते हैं, पैर की उपाधि देते हैं, पैर की उपाधि देते हैं। सवाल वो है, एक किसी पिछड़ी को राष्ट्रपति बना के आप
को समझते आपने दायित्व पूरा किया? किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बना के आपको लगता है दायित्व पूरा किया? आदिवासी राष्ट्रपति का पद नहीं चाहिए, उन्हें वो मिनिमम बेसिक चीजें चाहिए जो समाज में सामान्यता जीने का अधिकार है उनका। लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री आपको नहीं चाहिए। एक आदिवासी मुख्यमंत्री बन कैसा सकता है भाई? उसको जेल में डालो। और जब कोई कहे आप आदिवासी विरोधी है तो एक ऊपर उंगली दिखा दो। ये टोकनिज्म है, नाम के लिए है। लेकिन इनका जिन नामों की चर्चा किया भाव, जरा इनके बारे में चर्चा जरूरी है। नहीं, ये देखिए समाज के ठेकेदार हैं, या तो ये साथ रहे तो बोल दे कि हम भी मनुस्मृति के साथ हैं। नहीं तो मैंने क्या कहा, ये शुद्ध रूप से सत्ता के दलाल है। लोग मोदी जी सपने बेचते हैं, भाजपाई राम का नाम बेचते हैं। लेकिन ये जो नाम गिनाया आपने, चाहे आठवले हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय पासवान, या जो उत्तर प्रदेश में है, या फिर मौर्य हो, निषाद हो, मौर्य हो, या फिर अपने दलितों और पिछड़ों के लिए बात करने वाले हमारे कुर्मी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये सब अपने जात को बेचते हैं, बिरादरी को बेचते हैं। ये व्यापारी, ये हितैषी नहीं। क्योंकि उस समाज ने इनको नेता माना ये सोच के कि हमारे मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। ये घोर समानता के विरुद्ध जो लोग बात करते हैं, उनकी गोद में बैठ के सत्ता का मक्खन खा रहे हैं। आज पांचों जन ने एक बात अच्छी की, आज उन्होंने कांग्रेस को क्रेडिट दे दिया कि कांग्रेस जातिवाद मिटाने में लगी हुई है 70 साल से। कम से कम पिछड़े जातियों को आज समझ लेना चाहिए कि उनके हितैषी कौन है, उनको बराबरी का दर्जा देने वाले कौन है। ये मैंने नहीं, ये पांचों जन ने कहा। हाँ, पांचों जन ने कहा। लेकिन एक आखिरी सवाल, चर्चा वक्त हो रहा है, लेकिन एक आखिरी सवाल, आज ही इस पर हमने चर्चा की, लेकिन आपसे टिप्पणी लेना जरूरी है। और इस विषय से जोड़ करके, हरियाणा में नंबर 2 के मंत्री हैं सीएम के बाद, वित्त मंत्री जेपी दलाल। हाँ, ये क्यों हिम्मत आ रही है इनमें, ये क्यों हिम्मत आ रही है उसको समझने के लिए कि हम आप चर्चा कर लेंगे सब, लेकिन इस देश की जनता को समझने के लिए, ताली बजाने वालों को समझने के लिए बयान बहुत महत्वपूर्ण है। इस आदमी ने कहा, सार्वजनिक मंच से कहा कि कांग्रेस सरकार, अगर ये सरकार बना भी लेंगे तो हमारे दिल्ली वाले 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकने देंगे। ये उन्होंने अपने संविधान खत्म करो नौटंकी। नहीं तो फिर 2014 से क्या हो रहा है आशीष? 2014 से क्या हो रहा है इस देश में? 2014 से लेकर 24 तक करीब करीब 13 सरकारें ऐसी गिराई गई। जो सरकारें बहुमत में थी उनको अल्पमत में लाकर अपनी सरकार स्थापित की। ये उधार के सिंदूर पे जीने वाले लोग हैं, ये पैरासाइट्स है, ये राजनीतिक व्याभिचार करने वाले लोग हैं। जब वो पहले दबे छुपे करते थे, अब तो खुल के बोलते हैं। लेकिन संविधान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा के सदन में कहा कि शिवसेना कैसी तोड़ने में देवेंद्र फडणवीस ने मदद की, और कैसे देवेंद्र फडणवीस की मेहनत, 6 महीने की मेहनत कैसे काम आई। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी आदरणीय भाभी जी कहती है कि वो रात को गॉगल पहन के जाते थे जेम्स बॉन्ड बन के पार्टी तोड़ने के लिए। ये ऑब्वियस है, अभी सबको दिखता है। अब तो ये इतने निर्लज्ज हो चुके हैं कि ये बोलने भी नहीं। इसका मतलब वित्त मंत्री को एक गारंटी है कि कांग्रेस की सरकार वहां बदलेगी, इसलिए वो बोल। एक होता है कि आदमी का गारंटी होता है, बोले कांग्रेस की बात ही मत करो, सरकार तो हम ही बनाएंगे। ये बोलते चिंता नहीं, कांग्रेस की सरकार भी बन गई तो 6 महीने में हम तोड़ के हमारी बना देंगे, हमारे दिल्ली वाले तोड़ देंगे। लेकिन ये हरियाणा के मतदाताओं का अपमान, ये संविधान का अपमान है।
हाँ। ये चुनाव आयोग के पूरे आचार संहिता का अपमान है, चुनाव आयोग के प्रणाली का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये शुद्ध रूप से गुंडागिर्दी। सवाल संविधान का कस्टोडियन कहाँ है, स्वतः संज्ञान वाला कस्टोडियन कहाँ है? इस आदमी को तो जेल में डालना चाहिए, इस पर यूएपीए लगना चाहिए, राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए। ये हिंदुस्तान के संविधान को कह रहा है कि हम किडनैप कर लेंगे, ये किडनैप करने की बात है। क्या करे आशीष, वहां पर भी लोग बैठे, इसलिए वर्तमान में वही दबंग पिक्चर का जो गेंदा होता है उसका डायलॉग आता है यार, या मुजरिम भी हम, गवाह भी हम, वकील भी हम और जज भी हम। चुलबुल पांडे, बस यही हो रहा है। खैर चलिए, वही तो बात है, नाम भी आखिर में कहा आपने चुलबुल पांडे, और संघ भी यही चाहता है कि चुलबुल पांडे ही हो। संघ भी यही चाहता है कि चुलबुल पांडे ही हो, पांडे ही हो, बाकी तो सब बुलबुल हो, बुलबुले। बुलबुल जब चाहे तो बुलबुलों को फोड़ दे, जब चाहे बुलबुले उभारे और जब चाहे बुलबुलों को फोड़, यही चाहता है। देखना होगा ये जो मुखौटे जातीय हितैषी का होने का मुखौटा लगा लगा करके यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सब जगह घूम रहे हैं, ये मुखौटा अपना उतारेंगे क्या या अभी भी मुखौटा लगाए रहेंगे? अगर इनका मुखौटा उतरा तो फिर आशीष साहेब गए। जनता मुखौटा उतारेगी और जनता के इस मुखौटे उतरने के प्रोसेस में, ये पूरे कार्य प्रणाली में आप और हम गिलहरी का रोल निभाएंगे, जो राम सेतु बनाने के समय गिलहरी ने निभाया था। हमारा योगदान भले ही गिलहरी का होगा, लेकिन जनता को बार बार आगाह करना, समाज को, मतदाताओं को आगाह करना, ये मुझे लगता है कि हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि संविधान के प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पित। हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, न्यूज लॉन्चर निभाता रहेगा। कल दोपहर हम फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। फिलहाल इजाजत दीजिए, देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।